चैप्टर हमारा कौन सा है? प्रकाश की प्रकृति और हाइगन्स का सिद्धांत। ठीक है, तो समझिए बच्चों कि जो प्रकाश है शुरुआत में वास्तव में जब प्रकाश, मान लो हम लोगों को पता है कि जो मनुष्य की सभ्यता है, मानव सभ्यता है, वो धीरे धीरे विकास कर रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप देखोगे कि जब आपसे लगभग आपके जो माता पिता हैं उनसे अगर आप पूछोगे क्या उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन होता था क्या? नहीं होता था ना। क्या इस तरीके से जैसे ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं, क्या उस समय वैसे पढ़ाई होती थी क्या? नहीं। इतनी सारी, जैसे इस समय हर घर में बाइक है, सबके घर में बाइक है, जिसके घर में देखो। उस ज़माने में क्या बाइकें इतनी होती थी क्या? किसी घर में अगर बाइक आ गई तो लोग जा करके देखते थे कि देखो भैया उनके घर में बाइक है, कैसी आई देखो। लोगों के यहाँ अब दहेज में कार मांगते हैं कि नहीं भाई हम पढ़े लिखे बहुत हैं, हमारी नौकरी लग गई, हमको कार चाहिए तभी शादी करेंगे। होता है कि ऐसा कि नहीं? लेकिन तब के ज़माने में जो दहेज में मिलता था वो एक घड़ी मिलती थी, कलाई वाली घड़ी, वो मिल गई बहुत है। एक साइकिल मिल गई, और अगर रेडियो भी मिल गया किसी को तो बड़ा खुश कि इतना सारा सामान मिला। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे मानव की सभ्यता है वो धीरे धीरे विकास कर रही है। और विकास कब करती है? जब साइंस विकास करती है। साइंस जितनी ज़्यादा तरक्की करेगी उतना ही ज़्यादा मनुष्य तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। भाई साइंस के दम पर ही हम लोग हैं, इतने जहाँ तक आप लोग मौजूद हो, जितने सब जीवन हम लोग जी रहे हैं तो वो साइंस के दम पर ही है। तो साइंस का विकास जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे मानव का विकास हुआ। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो शुरुआत में अगर हम बात करें कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, तो ये प्रकाश जो होता है शुरुआत के इसके विभिन्न गुणों के बारे में किसी भी वैज्ञानिक को कुछ पता ही नहीं था। और धीरे धीरे इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश होता कैसा है। ठीक है, प्रकाश की जो विभिन्न घटनाएं होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी आईने पे प्रकाश को ऐसे लगाओगे और ऐसे करते हो तो क्या होता है? प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। अरे भाई वहाँ से किरणें आएंगी आकर के उसके किसी दूसरे के प्रति बचपन में किया था कि नहीं ऐसा? तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? प्रकाश का अपवर्तन का गुण किसी टंकी में, कोई भी टंकी आप अगर ले लो, उसमें पानी भरा हुआ है बहुत सारा, और उसमें ऊपर से आप टॉर्च लगाओ ऐसे, और फिर टंकी, मान लो अगर टंकी ऐसी है, उसमें आप देखोगे तो पानी जो होता है, ऐसा समझ लो जो पानी होता है उसमें जो आप प्रकाश डाल रहे हो तो प्रकाश सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो प्रकाश मुड़ जाएगा ऐसे। आप ऐसा समझ सकते हो, कांच की गिलास ले लो, उसमें उस गिलास में आप पानी भर लो और ऊपर से ऐसे टॉर्च लगाओ, अब फिर आप देखोगे प्रकाश की किरणें जो जाएंगी टॉर्च की, वो सीधी नहीं जाएंगी, वो तिरछी हो जाएंगी कुछ। ठीक है, या टंकी के तली में देखोगे तब भी उसकी जो किरणें हैं वो तिरछी आपको दिखाई देंगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा ये भाई कैसे होता है, प्रकाश में ऐसा क्या होता है कि एक हम सीधी किरणें डाल रहे हैं, वो पानी में जाकर के उल्टी हो जा रही, मतलब तिरछी हो जा रही। वैज्ञानिकों ने सोचा होगा कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है भाई। उसके अलावा आप आकाश में देखते हो, जैसे बारिश का समय होता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इंद्रधनुष बन जाता है ना। तो इंद्रधनुष बन जाता है तो वैज्ञानिक भाई, अब पुराने ज़माने में अगर बूढ़े लोगों से पूछा जाए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है तो बताएंगे इंद्र भगवान की कृपा है ना, उन्होंने बनाया। लेकिन वैज्ञानिकों को यह तर्क नहीं था। वो क्या कहते हैं कि क्यों बना, हमें साइंटिफिक रीज़न चाहिए, ये ऐसा ही क्यों होता है कि किसी खास समय ही में बनता है, हमेशा ये बरसात के समय ही बनता है, बरसात के मौसम में ही बनेगा इंद्रधनुष, ऐसा क्यों होता है भाई, किस कारण बनता है। तब इन्होंने क्या किया, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करना शुरू किया। फिर उन्होंने सोचा, और आपको बताते हैं सुनिए, कि जो सूर्य जैसे सुबह निकलता है, तो सूर्य सुबह जैसे सुबह होती है, आप सुबह सुबह जब उठोगे तो शुरुआत में आपको सूर्य की किरणें दिखती नहीं, बस आपको दिखता है कि उजेला हो गया है। और सूर्य की किरणें जब आपको दिखेंगी तो जब से सुबह हुआ है उसके कुछ देर बाद ही सूर्य की किरणें आपको नज़र आती हैं। उससे पहले, उससे बीच में सूर्य की किरणें क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि सूर्य की किरणें तब से इस पृथ्वी पर आने पर, सूर्य से पृथ्वी पर आने में कुछ समय लेती हैं भाई, यानी चल करके आएंगी तभी तो पृथ्वी पर पहुंच पाएंगी ना, वो चलती हुई आती हैं। तो मतलब उन्होंने सोचा कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो चल करके आती हैं, तभी तो समय ले रहेंगे ना, तो चलती हैं तो कितनी रफ्तार से चलती होंगी, शुरुआत में वैज्ञानिक ये विचार कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा कभी भी बचपन में आप लोगों ने साबुन के गुब्बारे छुड़ाए हैं, है ना, वो क्या होता है साबुन के गुब्बारे, उसमें क्या होता है, इसमें साबुन में ऐसे किया आता है और उसे गुब्बारे निकालते हो, तो साबुन के गुब्बारे जो होते हैं जैसे वो आप उनको देखोगे तो आप जब देखोगे ध्यान से तो वो रंग बिरंगी दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देते हैं जैसे प्रकाश में देखोगे 7 रंग दिखाई देते हैं उसमें, ऐसा क्यों होता है भाई। ठीक है, तो बस ये बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने शोध करना शुरू किया और प्रकाश के बहुत सारे जो गुण हैं उनको पढ़ना शुरू किया। आप कभी भी आप जो जहाँ पे बांस खड़े होते हैं, बांस के पौधे जो होते हैं वहाँ पे खड़े हो, और सुबह सुबह आप क्या जाओ, बांस के पौधे जहाँ खड़े हो वहाँ पे खड़े हो,
और जिस तरफ सूर्य निकला उसके विपरीत और आप खड़े हो, तो आप देखोगे क्या कि प्रकाश जो होता है, जब वहाँ पे आप देखोगे तो प्रकाश अजीब तरीके से आपको दिखाई देगा। नहीं तिरछा, कभी बहुत तेज़ी से मुड़ा हुआ दिखाई देगा, ऐसा आपको बहुत अजीब वहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, नहीं प्रकाश जो है बहुत किनारों पे बहुत जल्दी मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकाश की घटना होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? अन्य पौधों के सामने ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो प्रकाश के बहुत सारे गुणों को जानने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, इंद्रधनुष कैसे बन रहा है, वैज्ञानिकों ने शोध चालू किया। तो शुरुआत में एक वैज्ञानिक थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। अब भाई इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। अब इन्होंने बताया क्या, सबसे पहले कि जो प्रकाश होता है वास्तव में, ठीक है, समझना है ध्यान से, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश जो वास्तव में होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। किससे? छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। बात समझना, कैसे होता है? छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, इसको न्यूटन को कणिका सिद्धांत कहते हैं। अब आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आप लोग समझ लो बैकग्राउंड। तो बताया क्या इन्होंने कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों के रूपों में होता है। ठीक है, अब छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, इसी कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। बात समझना, परावर्तन का मतलब क्या होगा? जैसे किसी भी चीज़ पर आप बॉल फेंक के मारो, अगर दीवार में बॉल फेंक के ऐसे मारोगे तो क्या होगा? वो वापस आएगी, तुरंत परावर्तित होगी ना। तो चूंकि प्रकाश भी ऐसा ही काम करता था। क्या काम करता था? कि जैसे ही प्रकाश की ओर आप शीशे को, आईने को लगाओगे और ऐसे मुड़ा दो, प्रकाश उस पर पहले टकराने के बाद वापस हो जाता था। बात समझना भाई, आईने को आप अगर किसी प्रकाश की तरफ लगाओगे, सूर्य के प्रकाश की तरफ, तो सूर्य का प्रकाश एक तरफ ऐसे पड़ा और पड़ने के बाद वापस हुआ, तभी तो किसी व्यक्ति के ऊपर जा करके वो दिखाई पड़ता था। तो न्यूटन ने इसी के आधार पर बताया क्या कि जो चूँकि बॉल में द्रव्यमान होता है, बॉल जो होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, तो बॉल में द्रव्यमान होता है। तो न्यूटन ने भी क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो होता है ये भी, इनमें भी द्रव्यमान होता है, और प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। बात समझ पा रहे हो कि बच्चों की नहीं? छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। तो अवकाश जो कणों से मिल करके बना होता है, इसी कारण क्या होता है कि वो जब कण आकर के शीशे से टकराने के बाद वापस होता है, तभी प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इन्होंने परावर्तन की व्याख्या कर दी कणिका सिद्धांत के आधार पर। ठीक, इसके बाद फिर उन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या कर दी, तो इसकी भी व्याख्या हो गई कणिका सिद्धांत के आधार पर। लेकिन जब और बारी आई तो बात ये किया गया कि तो न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की तो व्याख्या कर दी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पूछा अच्छा बताइए कि ये रंगों में कैसे बिखर जाता है प्रकाश, भाई रंगों में बिखर जाता है, हमने वर्ण विक्षेपण बताया ना, 7 रंगों में बिखर जाता है। तब उन्होंने कहा अच्छा बताइए कि रंगों में कैसे बिखर जाता है, या फिर प्रकाश के अभी हम आगे और गुण पढ़ेंगे, एक होता है विवर्तन, एक होता है व्यतिकरण। ठीक है, तो ये गुण कैसे, इनकी व्याख्या ये कैसे होते हैं, इनको बताइए। तो न्यूटन क्या हो गए? असफल हो गए। कैसे हो गए? असफल, ये नहीं बता पाए। तो कह रहा है, ये कहने लगे कि अब और तो हम गुण नहीं बता पाएंगे, 2 ही गुणों की व्याख्या हम कर पाएंगे। बेचारा फेल हो गया। अब न्यूटन एक ऐसा वैज्ञानिक था कि इसको आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, साइंस में तो पढ़ते ही हो, बायोलॉजी में भी पढ़ लेते हो, कभी कभी मतलब फिजिक्स में पढ़ते हो, बायोलॉजी में भी पढ़ लेते हो, केमिस्ट्री में भी जाकर के टांग अड़ा देता था, और कभी कभी ये मैथ में जाकर टांग अड़ा देता था। यानी ये चाहता था कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में मेरा नाम आ जाए, तो सब जगह ये शोध करने लग जाता था। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में इनका कणिका सिद्धांत जो है वो फेल। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जब इनका सिद्धांत फेल हो गया, तब वैज्ञानिकों में फिर बैठा कोई, कहा कि अब भाई अब कोई और दूसरा वैज्ञानिक रिसर्च करे, और फिर वो रिसर्च करके बताए कि किस तरीके से ये प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। तो एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है हाइगेंस। क्या नाम है? हाइगेंस। और इन्होंने अपने मर्जी से चीज़ों को मान मान करके अपना एक सिद्धांत निकाल दिया, और उस सिद्धांत के आधार पर ही अब हम प्रकाश के सारे गुणों का अध्ययन करेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिया, कौन कौन से पॉइंट बताए, वो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश के जो प्रमुख गुण हैं उनको देख लेते हैं, और उसी के आधार पर न्यूटन की हाइगेंस का जो सिद्धांत है अनिश्चितता का सिद्धांत, उनका सिद्धांत जानेंगे, और उसी के आधार पर प्रकाश के गुणों की व्याख्या करें। क्लियर? चलो अच्छा। तो अब हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है, कि प्रकाश के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। ठीक, और उन्हीं गुणों की व्याख्या करने के लिए फिर हाइगेंस ने जो नियम बनाया उसको पढ़ेंगे कि हाइगेंस ने किस तरीके से उन गुणों की व्याख्या कर दी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्योंकि साइंस होती है किसी भी कोई चीज़ कैसे हो रही, क्यों हो रही है,
इसी का तो उत्तर साइंस देती है, या इसी का इन्हीं चीज़ों का उत्तर जानने के लिए ही तो साइंस बनाई गई। तो साइंस के प्रकाश के जो ये प्रमुख गुण हैं, पहले इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से गुण होते हैं, भाई पता तो होने चाहिए कौन कौन से गुण हैं, ठीक। फिर उसको इसका जो व्याख्या है, यानी कैसे होता है, क्या होता है, ये सब जो है हाइगन्स बताएंगे अपने नियम के आधार पे। तो उनके नियम को हम पढ़ेंगे, और हाइगन्स का नियम जो है पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो पहला गुण समझिए आप लोग, पहला गुण इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में क्या चलता है? सरल रेखा में, ठीक है। बात समझना, प्रकाश को आप जब भी देखो, जब ऊपर से आसमान से सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको ऐसा लगता है एकदम सीधी रेखा में चला आ रहा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अगर आप ना मानो, ठीक है, तो प्रकाश जो है बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है। अगर ये सीधी रेखा में ना चलता होता, सिद्धांत समझना, तो आपकी जो छाया होती है, परछाई जो होती है, वो कभी ना बनती। आप जब जाते हो, चलते हो, तो आपकी परछाई एकदम बन जाती है कि नहीं? बन जाती है। छाता लगाते हो, परछाई बन जाती है, छाया हो जाती है ना, हो जाती है कि नहीं? छत के नीचे बैठे हो तो यहाँ छाया बढ़िया से बैठे हो। अगर प्रकाश, ये किस कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, इसी कारण है ये। अगर ऐसा ना होता कि प्रकाश सीधी रेखा में ना चल रहा होता तो ये छाया आपको नहीं मिलती। कैसे? समझिए इसको। जैसे जब यहाँ पे आप मान लो एक घर बना हुआ, ठीक है। अब इस घर में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और सीधी रेखा में चला आ रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक, ऐसे चलता चला आ रहा है। अब देखा आगे रास्ते में घर है, दीवार खड़ी हुई है, तो प्रकाश अभी इस दीवार के उस पार नहीं जा पाएगा, यानी प्रकाश की छाया यहाँ पे, इस दीवार की छाया जो है यहाँ पे बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये दीवार आई तो प्रकाश टकराया, वापस लौट गया, टकराया, वापस लौट गया, टकराया, वापस लौट गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? सीधी रेखा में चल रहा तभी टकराया, वापस लौट गया। अगर ये सीधी रेखा में ना चलता, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी अपना घूम करके चल सकता होता, अगर ये वक्राकार चल रहा होता तो बिल्कुल, यानी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे यहाँ पे दीवार है, और दीवार के बाद जैसे ही देखा कि यहाँ पे दीवार आ गई, टकराया, टकराने के बाद ये प्रकाश क्या करता है? ऐसे करके ऐसे पहुँच जाता, ठीक है। बिल्कुल आप छतरी लगाए हो, ऐसे छतरी लगाए हो, अब आप जान रहे हो कि हम छतरी लगाएं तो छाया हो जाएगी, तो छतरी के ऊपर जैसे प्रकाश टकरा तो टकरा के वापस हो जाता है, तभी तो छाया बनती है। लेकिन अगर प्रकाश सीधी रेखा में न चलता तो टकराते के बाद कहता है कि अच्छा छतरी लगाओ, छाया चाहिए, और नीचे से आ जाता है एकदम घूम करके। अब आपको धूप लगती तब भी। घरों में जो छाया होती है, बैठे रहते हो बढ़िया से, ये भी ना होता, क्योंकि छत पर टकराने के पश्चात जहाँ पे जगह मिलती है उसको तुरंत घुस करके चला आता अंदर। क्योंकि भाई तब वो सीधी रेखा में चल रहा है, कैसा भी चल सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी आ सकता है, वक्राकार। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, इसी कारण किसी व्यक्ति की, किसी भी चीज़ की परछाई बनती है। क्लियर? बात क्लियर कि नहीं? और एक बात और है बेटा, कि वैज्ञानिकों ने यह माना कि तरंग के रूप में भी चलता है। अब बात करेंगे कि तरंग जो होती है वो सीधी रेखा में कहाँ चलती है? वो तो टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ठीक है। नहीं, तरंग भी सीधी रेखा में चलती है। कैसे? समझिए आप, देखो इधर प्रकाश जो होता है, समझ लो पहले। पहली बात आप याद रखोगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, क्यों चलता है, अगर ना चलता तो क्या होता, वो हमने आपको बता दिया, ठीक। अब प्रकाश जो होती है वो इस तरीके से तरंग के रूप में भी चलती है। ऐसे पहले ये बनाते हैं। ऐसे प्रकाश जो होता है वो वास्तव में इस तरीके से सीधी रेखा में ऐसे चलता तो है ही, ऐसे, लेकिन जब ये चलता है तो बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं आता है, ये बिल्कुल एकदम मटकते हुए, डांस करते हुए आता है। कैसे? ऐसे चलेगी सीधी रेखा में, ऐसे डांस करते हुए आता है। तो देखो बेटा, हमने बताया क्या, हाँ, कि जो प्रकाश होता है वास्तव में एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, सीधी रेखा में चलता है, ये तो आप जान चुके। साथ ही साथ प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में भी ऐसे चलता है। अगर देखा जाए, तुम कहोगे कि ये तो कहाँ सीधी रेखा में, तो टेढ़ी रेखा में चल रहा है। तो अगर पूरी इस तरीके से देखा जाए तो इसका रास्ता तो क्लियर है, बिल्कुल सीधा है ना, रास्ता तो एकदम क्लियर है, सीधा है। वो वैसे भले ही कैसे अपना डांस करते हुए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप समझते हो कि नहीं, एक कोई बच्चा नया साइकिल सीखा हुआ है, ठीक है, तो रोड पे, सीधी रोड पे ही तो चलेगा। अब वो नया सीखा तो अपना साइकिल नचाते हुए ऐसे जाएगा। अब चल तो सीधा ही रहा है, अब वो कैसे घुमा रहा है वो बात अलग है। अगर ये ऐसे जाता, अगर ये प्रकाश ऐसे नहीं, बिल्कुल जाना था ऐसे, फिर ऐसे मुड़ जाता, कहीं ऐसे मुड़ जाता, फिर कहीं ऐसे कहीं मुड़ जाता, ऐसे चल रहा होता, तो इसका मतलब ये फिर वक्राकार टेढ़ी पथ पर चल रहा है। लेकिन इसका रास्ता तो क्लियर है ना, तो इसका मतलब सीधी रेखा में तरंग के रूप में ये चलता है, ठीक है। बात क्लियर कि नहीं? इसके बाद दूसरी बात आप समझिए बच्चों, दूसरी बात, इसमें दूसरा गुण जो लिखा हुआ है, जो प्रकाश होता है वो निर्वात में चलता है। निर्वात का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे हवा भी नहीं है। तो जैसे आप अपनी पृथ्वी से ऊपर की ओर जाओगे, आसमान की ओर चलते जाओ, तो कुछ 10,000 किलोमीटर के बाद जो है हमारी हवा ख़त्म हो जाती है, यानी हमारा जो वायुमंडल है ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ हवा भी नहीं मिलेगी,
तो ऐसी जगह, ऐसी खाली जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और प्रकाश जब वहाँ से सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो निर्वात में ही तो चल के आता है। यानी प्रकाश जो है एकदम खाली जगह में भी चल सकता है। कैसे चल सकता है? खाली जगह में भी चल सकता है। लेकिन जो तरंग होती है, बात समझना, जो तरंग होती है, तरंग को चलने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, माध्यम चाहिए, तभी तो तरंग चल पाएगी। बात समझते रहना। कोई तरंग अगर तभी चलेगी तब जब कोई माध्यम हो। जैसे अगर आपको तरंग उठाना है तो पानी में आप पत्थर मारोगे तभी तो तरंग आपको दिखेगी। तो इसका मतलब माध्यम क्या हुआ? पानी। रस्सी में तरंग बनाना, आप अगर रस्सी ऐसे ऐसे हिलाओगे तभी तरंग बनेगी। तो माध्यम क्या हुआ? रस्सी। स्प्रिंग को आप इस तरीके से ऐसे करोगे, अप डाउन, है ना, तब भी तरंग उत्पन्न हो रही है। तो माध्यम क्या है? स्प्रिंग। इसका मतलब तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब अगर माध्यम जो होगा, बात समझना ध्यान से, माध्यम जो होगा तो उसमें द्रव्यमान होगा। अरे भाई, पानी में भी द्रव्यमान होता है, ठीक है, रस्सी में भी द्रव्यमान होता है, और बात करेंगे स्प्रिंग, उसमें भी द्रव्यमान होता है। तो इसका मतलब अगर ये तरंग के रूप में प्रकाश चलता है तो इसमें भी द्रव्यमान होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और अगर इतना ज़्यादा मात्रा में इसमें द्रव्यमान है, इसमें अगर इतना द्रव्यमान है तो वहाँ से यहाँ तक जब तरंगें आती हैं तो इतनी तेज़ी से जब चलती हैं, तो जिस चीज़ में ज़्यादा द्रव्यमान होगा और वो बहुत तेज़ी से रफ्तार से जा रही, तो जिस चीज़ में फिर टकराएंगी तो उसको तोड़ फोड़ देंगी। ऐसा होगा कि नहीं? अरे भाई, मोटरसाइकिल आप चलाते हो, ठीक, और बहुत तेज़ चला रहे, तो मोटरसाइकिल में द्रव्यमान होता है, और चलाते चले जाओ स्पीड से। अब और किसी भी चीज़ में आगे कोई भी अचानक से कोई चीज़ पड़ जाए, ब्रेक ना लगा पाओ तो अचानक ब्रेक भी लगाओ तब भी वो आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी जिस चीज़ में द्रव्यमान होगा और वो बहुत तेज़ी से गतिमान है अगर, तो जिस चीज़ से टकराएगी तो उस चीज़ को तो तोड़ेगी, साथ में खुद भी टूट जाएगी। होगा कि नहीं? एक्सीडेंट ऐसे तो होता है कि नहीं? तो इसका मतलब प्रकाश जो होता है, अगर इसमें द्रव्यमान है, ध्यान समझते रहना, प्रकाश जो है अगर इसमें द्रव्यमान है और ये इतनी दूर से इतनी रफ्तार से चल के आता है अगर पृथ्वी तक, तो ये फिर जिस चीज़ से टकराएगा तो उसको तो टूट फूट जाना चाहिए। लेकिन प्रकाश हमसे टकराता है अगर, क्या हम टूट फूट जाते हैं? नहीं भाई, नहीं टूटते फूटते हैं, बचे रहते हैं। तो मतलब ये किस तरीके का इसमें द्रव्यमान है। तो इसी बात की व्याख्या करने के लिए आपको आगे हाइगन्स बताएंगे कि इसमें द्रव्यमान कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, चलो अच्छा, उसको छोड़ो। तो इसका मतलब ये जान चुके प्रकाश प्रवाह जो होता है निर्वात में भी चलता है। अगला गुण जो है प्रकाश में परावर्तन होता है। तो परावर्तन तो जानते ही हो, प्रकाश आया, टकरा के वापस हो गया, इसी को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में अपवर्तन होता है, तो प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण होता है। अभी आपको बताया, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपनी दिशा बदल देता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी गुण हमने आपको बताया। वर्ण विक्षेपण का मतलब जब प्रकाश प्रिज्म में पड़ता है तो वो अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाता है, तो प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है। अब ये विवर्तन कौन सा घटना है, इसको आपको हम चैप्टर में बताएंगे, जब ये विवर्तन क्या होता है, जब चैप्टर आएगा इसका तब इसको बताएंगे। फिर प्रकाश में व्यतिकरण होता है, ये भी चैप्टर आएगा तब आपको बताएंगे। ये दोनों चैप्टर पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके बाद प्रकाश में एक प्रमुख गुण प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे कि आप जो सोलर पैनल के द्वारा, जब सोलर पैनल को आप क्या करते हो, ऊपर रखते हो सूर्य के प्रकाश में, तभी तो बैटरी चार्ज होती है, और उसी का उपयोग करके आप बल्ब जलाते हो, पंखा चलाते हो, सब करते हो कि नहीं? करते हो ना बच्चे। तो ये किस कारण होता है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण ही होता है। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के कारण ही होता है। ये क्या होता है, इसको भी हम इसके जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला गुण कौन सा होता है? प्रकाश में ध्रुवण होता है, ठीक है। प्रकाश में जो होता है वो क्या सा होता है, क्या होता है? ध्रुवण होता है। तो ध्रुवण के बारे में भी हम इसका जब चैप्टर आएगा तब जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक रमन प्रभाव भी होता है। ये हमारे देश के वैज्ञानिक थे डॉक्टर CV रमन, इन्होंने खोजा था, ठीक है। तो ये वास्तव में आपके सिलेबस में नहीं है, ये BSc के सिलेबस में चलता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो प्रमुख ये गुण जो हमने आपको बता दिए, ठीक है, इन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इसमें जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो अभी आपका कोरोना के कारण 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, उसमें से ये हटा दिया गया है। तो हटाने या ना हटाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल में आप पढ़ ही चुके हो। वर्ण विक्षेपण भी हटा दिया गया है, आपको पढ़ना है विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। क्लियर? चलो अच्छा, अब हम पढ़ेंगे हाइगन्स के सिद्धांत को, ठीक। तो तरंगार्ग, ठीक है, ये क्या होता है? अंग्रेजी में से वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। इसको समझिए।
जैसे कि हमें मालूम है, ध्यान समझिए आप लोग बच्चों, हमें मालूम है कि जब प्रकाश चलता है, ठीक है, तो जब प्रकाश चलेगा तो किसी माध्यम में, मान लो यहाँ पे हमारे वायुमंडल में आया, तो जब प्रकाश वायुमंडल से होकर के निकलेगा तो माध्यम उस समय क्या है? वायु। भाई प्रकाश जब हमारे वायुमंडल से होकर के आएगा, आसमान से वायुमंडल में होकर के आ रहा है, तो इस समय माध्यम क्या हुआ? वायु ही ना। तो जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है और हम कल्पना करें कि प्रकाश इसी माध्यम में छोटे छोटे पृष्ठ हैं, छोटे छोटे पृष्ठ हैं, पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो? सतह, प्लेन सतह। तो जब प्रकाश की किरणें उन प्लेन सतहों से होकर के गुजरेंगी तो उस सतह पर, उस प्लेन सतह पर प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होगा। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, इसको समझिए आप लोग। पहले सबसे पहले हमने क्या बताया, ये देखो चित्र एक बनाया हमने, इस चित्र में ये क्या है? ये पूरी वायु है। और वायु में हम समझ लेते हैं कि वायु की ऐसी परतें खड़ी हैं। ये वायु की पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। वायु की ऐसी परतें हैं ये, ठीक है, लेयर बना लेते हैं। अब प्रकाश देखो, इसमें ये पहला प्रकाश किरण आई, इस परत में ऐसे प्रवेश की और इधर से निकली, फिर इसमें प्रवेश की, इधर निकली, इसमें प्रवेश की, इधर निकली। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितनी किरणें निकल रही हैं? 3 किरणें, यानी प्रत्येक पृष्ठ से, इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से कितनी किरणें निकल रही हैं? 3। यहाँ से भी 3, यहाँ से, यहाँ सभी से 3 निकल रही हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमने यहाँ पे आपको लिखाया क्या, तरंगार क्या होता है? यदि माध्यम में हम कोई पृष्ठ खींचें, यदि माध्यम में हम कोई पृष्ठ खींचें, माध्यम मतलब वायु में, हम कल्पना कर ले रहे हैं कि किसी कोई एक पृष्ठ हमने ऐसे खींच दिया वायु में। यदि माध्यम में हम कोई एक पृष्ठ खींचें जिस पर प्रकाश किरण का प्रत्येक कण, प्रकाश किरण का प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो, तो उसे तरंगार्ग कहते हैं। अब ये समझना, कंपन की समान कला, ये कला आपका वो साइड नहीं, 8 साइड वाला, ठीक है। कंपन की समान कला, कला का मतलब क्या है यहाँ पे? कंपन की समान कला, कला का मतलब होता है स्थिति, स्थिति और दिशा, ठीक है। कला का मतलब क्या होता है? स्थिति और दिशा। किसकी स्थिति और दिशा? तो प्रकाश की जो किरण है, तो प्रकाश की किरण का जो कण होगा उसकी स्थिति और दिशा। कला का मतलब क्या हुआ? स्थिति और दिशा। बात समझना पहले। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, तो मान लेते हैं अभी आपको हमने बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में भी तो चलता है। तो अब मान लो प्रकाश जो है तरंग के रूप में, मान लो ये एक तरंग जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है, समझ लो इसको पहले, ये एक तरंग जा रही है प्रकाश की, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अगर हम बात करेंगे कि इस समय अगर हम पूछ लें यहाँ पे कि प्रकाश की स्थिति कहाँ है या प्रकाश के कण की स्थिति कहाँ है, तो क्या बताओगे? नीचे, एकदम नीचे है ना, नीचे। अब फिर जैसे यहाँ पे आप चलोगे यहाँ पे, तो सबसे उच्चतम बिंदु पर प्रकाश की स्थिति हो गई ना। अब फिर आओगे तो फिर बिल्कुल नीचे बिंदु पर आ गई। फिर यहाँ पे अगर आप पहुँच गए तो मध्य बिंदु पे आ गई, और फिर यहाँ पे आ गए तो फिर उच्चतम बिंदु पर आ गई। तो देख क्या रहे हो कि प्रकाश की स्थिति लगातार बदल रही है कि नहीं? भाई प्रकाश की किरण ऐसे चलती है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे प्रकाश की किरण की स्थिति सबसे निम्नतम बिंदु पर थी, और यहाँ पे प्रकाश की किरण की बिंदु की स्थिति उच्चतम बिंदु पे, फिर निम्नतम, फिर मध्य बिंदु, फिर उच्चतम, मध्य पे यहाँ पे आ गए तो मध्य बिंदु होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि प्रकाश किरण की स्थिति लगातार बदलती है। स्थिति के साथ अगर हम कहें दिशा, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इस समय अगर हम कहें कि प्रकाश की किरण की दिशा किधर को होगी, तो किधर को होगी? ऐसे ऊपर की ओर ही होगी ना। बताओ, ऐसे ही तो जा रही है, बताओ भाई। तो इस समय प्रकाश किरण की स्थिति जो दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी, और जब यहाँ पहुँच जाएगी तब दिशा कहाँ होगी? ऐसे होगी, ऐसे होगी। बताओ ऐसे होगी कि नहीं? जब प्रकाश किरण जब ऐसे चल रही होगी तो ऊपर की ओर दिशा होगी, और जब यहाँ पहुँच जाएगी तो दिशा इधर को हो जाएगी, और जब फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे चलते 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 नीचे पहुँच गई, तब दिशा कहाँ हो जाएगी? तब भी इधर को हो जाएगी ना ऐसे। और जब ये मध्य बिंदु पे चलेगी तो दिशा कैसे हो जाएगी? ऐसे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप देख क्या रहे हो कि प्रकाश किरण की जो दिशा है और स्थिति है वो दोनों बदल रहे हैं जैसे जैसे प्रकाश की किरण चल रही है। ठीक समझ पा रहे हो कि नहीं? कैसे हो रहा है? बदल रही है ना। लेकिन तरंगार्ग क्या होता है? तरंगार्ग एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर किसी भी तरंग की स्थिति और दिशा दोनों समान हो। ठीक है, नहीं समझ पाए? जैसे यहाँ पे आप देखो, ये मान लो हमने ये प्रकाश की किरण ली है और ये पहली तरंग है, ठीक। समझना। और ये दूसरी किरण ले ली हमने, और ये तीसरी किरण ले ली हमने।
बात समझना बच्चों। तो अब अगर हम बात करें कि ये जो तरंगार्ग, ये जो पृष्ठ आप देख रहे हो, और बना लेते हैं इसको, ठीक। ऐसे तरंग चल रही होगी, ये सब किरणें ऐसे तरंग के रूप में चल रहा है, ऐसे बताओ, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बेटा ये जो आपका तल होगा, जैसे ये आप समझ लो, कल्पना करो ये तल है और इधर से ऐसे तरंगे आ रही हैं प्रकाश की, पहली तरंग, फिर दूसरी तरंग, तो समझते रहो, पहली तरंग ऐसे ऐसे करते हुए, दूसरी तरंग ऐसे ऐसे करते हुए, तीसरी तरंग ऐसे करते हुए, तो सभी तरंगों के जो कण हैं उनकी स्थिति और दिशा अलग अलग है ना। लेकिन जैसे ये इस पृष्ठ पर आएंगी, ये जो पृष्ठ यहाँ सामने खड़ा हुआ है, इस पृष्ठ पे जैसे ही तरंग आई, देखो ये ऐसे आई, इस पे यहाँ पे जैसे ही पहुँची बीच में, तो देखा क्या कि इसका जो ये वाला कण होगा, इस तरंग का ये वाला कण यहीं पे है ना, टॉप पॉइंट पे। इसका भी बात करेंगे तो इसका भी टॉप पॉइंट पे है, इसका भी टॉप पॉइंट पे है ना। तो इस समय जिस समय ये सारी किरणें एक तल से होकर के गुजरेंगी, तो उस तल पर सभी कणों की स्थिति और दिशा समान होगी। देखो सभी टॉप पर हैं तो स्थिति सभी के समान है ना, और दिशा भी सबकी समान है। सभी किस दिशा में जा रहे हैं, देखो इधर, तो इस दिशा में जा रहे हैं ना। बताओ भाई। तो हमने क्या बताया कि जिस तल पर कण जो होते हैं, तरंग के कण होते हैं, उनकी स्थिति और दिशा समान हो, उसी तल को हम क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं। और स्थिति और दिशा को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, कंपन की समान कला, ठीक है। समान कला का मतलब क्या होता है, स्थिति और दिशा जो बता रहा हो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर प्रकाश की प्रत्येक किरण का कण कंपन की समान कला में हो, उसे तरंगार्ग कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं। तो ये तरंगार्ग बन गया आपका। तरंगार्ग क्या होता है, एक पृष्ठ होता है, बस एक समतल पृष्ठ होता है, ठीक है, या पृष्ठ कह सकते हैं ये, ठीक, क्लियर। अब तरंगार्ग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये पहला जो तरंगार्ग हमने देखा, इसे कहते हैं समतल तरंगार्ग। दूसरा तरंगार्ग जो होता है उसे बोलते हैं वक्री तरंगार्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं, वक्री तरंगार्ग, या दूसरा नाम इसका गोली तरंगार्ग भी बोल सकते हैं, वक्री तरंगार्ग या गोली तरंगार्ग। तो समतल तरंगार्ग तो आप जान चुके हो। समतल तरंगार्ग कब बनता है, जब किरणें बिल्कुल सीधी चल रही हो भाई, जब किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर चल रही हो, ये कह सकते हो, जब किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही हो, ठीक है। तो कौन सा तरंगार्ग बनेगा, समतल तरंगार्ग। कल हम पढ़ेंगे गोली तरंगार्ग के बारे में, ठीक है, या फिर उसको भी बता देते हैं जल्दी से भी, ठीक है, ठीक। तरंगार्ग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समतल और गोली। समतल के बारे में अभी हमने पढ़ लिया कि जब प्रकाश की किरणें समांतर चल रही हों और एक पृष्ठ बन रहा हो सीधा, उसी को हम तरंगार्ग को क्या कहेंगे, समतल तरंगार्ग। अब गोली तरंगार्ग कैसे बनता है, तो गोली तरंगार्ग तब बनता है जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकल रही हों। बात समझना, किसी एक बिंदु से निकल रही, जैसे टॉर्च से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो मान लीजिए अगर आपका टॉर्च है, ठीक है बच्चे, ये टॉर्च है, तो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, बताओ, ऐसे तो निकलेंगी, इस तरीके की निकलेंगी ऐसे, ठीक। तब जो तरंगार्ग बनेगा बेटा, वो गोली तरंगार्ग बनेगा। कैसा बनेगा तरंगार्ग, तब जो तरंगार्ग बनेगा इस तरीके का बनेगा, ऐसे, इस पे बनेगा, ऐसे, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तब भाई जो तरंगार्ग यहाँ पे बनेगा, यानी ये तरंगार्ग अब कैसा बनेगा, तो गोली बनेगा, इस तरीके का, ऐसा वक्राकार होगा, ऐसे देखो, समझ लो ऐसे, ठीक है। तो इस समय जो तरंगार्ग बनेगा तो ये कैसा है, गोली, ठीक। आपसे कोई कहेगा कि गोली तरंगार्ग कब बनता है, तो आप बताओगे जब प्रकाश एक बिंदु से निकल रहा हो, तो तरंगार्ग जो बनता है वो गोली तरंगार्ग होता है। और जब जो गोली तरंगार्ग होता है तो उसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनके बीच कोण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 30 अंश हो सकता है, 40 अंश हो सकता है, 45 अंश हो सकता है। जबकि समतल तरंगार्ग की किरणों के जो समतल तरंगार्ग जो होती हैं उनके बीच जो कोण होता है, तो एक तरीके से भी इस तरीके से आती है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो इनके बीच जो कोण होगा कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो होगा। तो समतल तरंगार्ग जब बनता है तो उनके बीच किरणों के बीच कोण कितना होता है, जीरो। जबकि गोली तरंगार्ग जब बनता है तो उसके बीच जो कोण होता है वो कितना होता है, कुछ भी हो सकता है, आपका 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि गोली तरंगार्ग तब बनता है जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु से निकल रहा हो, ठीक है, क्लियर, ठीक।
समझ में आ गया? चलो अच्छा, अब कल आगे हम जो पढ़ेंगे वो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे। हाइगन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कैसा सिद्धांत दिया था, वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है।